एक सीटी बजती है, थोड़ा प्रेशर निकल जाता है, और एक सीटी बजती है, थोड़ा और प्रेशर निकल जाता है। कर देती है कि हमने बात की कि सही होना तो सुपर पावर लगती है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जहां हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें ले जाएगा खुशी की ओर। इस पॉडकास्ट में हम दो थेरेपिस्ट कुछ ऐसे नुस्खे, टिप्स और सॉल्यूशंस बताएंगे जो हम सबको खुशी की ओर ले जाएगा। मैं हूँ सुनीता राव, पुणे से, जो पिछले 15 सालों से वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। नमस्ते, और मैं हूँ अंकिता ओझा, बैंगलोर से, और मैं थेरेपी की दुनिया के साथ पिछले 6 साल से जुड़ी। तो आज की शुरुआत करते हैं एक कहानी। एक बार एक आदमी था जो अपने दोस्त के घर बैठ के चाय पी रहा था। इतने में उसका एक पड़ोसी भागा भागा आता है और उसको कहता है कि अरे जल्दी चलो, तुम्हारे घर से मैंने धुआं निकलते हुए देखा था और शायद थोड़ी आग भी लगी है। तो जैसे ही वो बोलता है, वो आदमी भागा भागा जाता है और देखता है कि वाकई में उसके घर के एक कमरे से धुआं उठ रहा होता है और थोड़ी बहुत आग जलनी शुरू हो जाती है। ये देखते ही वो एकदम घबरा जाता है, एकदम हकबका जाता है और गुस्से में आके चिल्लाना शुरू करता है, अरे ये किसने किया, ये कैसे हो गया, मैं तो घर एकदम बंद करके गया था, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर एकदम इधर उधर देखने लगता है कि किसने किया, किसने किया। और उस चक्कर में ढूंढते ढूंढते उसकी नजर पड़ती है कुछ बच्चों पे जो वहां पे पटाखों के साथ खेल रहे होते हैं। तो उन्हें देखते ही वो समझता है कि अरे इन्होंने ही किया होगा। उनके पास भागा हुआ जाता है और फिर उन्हें डांटना शुरू करता है कि अरे तुम्हारे पटाखों की वजह से मेरे घर पे आग लग गई, ऐसे कैसे किया तुमने, ये गलत बात है, तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था, तुम फिर भी ऐसा कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास लेके जाता हूँ। फिर वो उनके घर जाता है और उसके पेरेंट्स के साथ लड़ाई करता है। जब सारी लड़ाई करने के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है, फिर वो अपने घर वापस आता है और देखता है कि जो आग एक कमरे में लगी थी, अब वो बढ़ बढ़ के पूरे घर में फैल चुकी है। और वो इमिडिएटली फायर ब्रिगेड को कॉल करता है और बोलता है जल्दी से मेरे घर पे आग लगी, इसको जल्दी से बुझाओ। और वो आते हैं, जल्दी से आते हैं और आते ही आग को बुझाने का काम करते हैं। लेकिन जब तक वो आग बुझाते हैं तब तक उसका काफी नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एंगर, गुस्सा, क्रोध। यानी कि वो चीज जो हम जैसे ही हमारे पास आती है, जैसे ही हम वो फील करना शुरू करते हैं, हमारा दिमाग सब बंद हो जाता है, हमारी सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, हमारी बॉडी टाइट हो जाती है और हम सब छोड़ छाड़ के हमारा टारगेट ढूंढने लगते हैं कि ये गुस्सा कहाँ से आया है, कि कौन इसका कारण है, किसने मुझे ऐसा कुछ कहा है, किसने मुझे हर्ट किया है, किसने ये मेरे अंदर की फीलिंग्स जगाई है। और जब तक हम वो टारगेट फाइनल नहीं कर लेते तब तक हम उस सिचुएशन से आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन आपने जब ये स्टोरी सुनी होगी, आपका बार बार ध्यान जा रहा होगा, अरे तुम बाद में बच्चों को डांटना, पहले आग तो बुझाओ, अरे तुम माँ बाप को बाद में जाके लड़ना, पहले तुम आग तो बुझाओ। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, जब हमें गुस्सा आता है, क्या हम अपना गुस्सा उस टाइम पे शांत करते हैं? नहीं, हम एक्चुअली टारगेट के पीछे भागते हैं कि अरे तुमने तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, पहले मैं तुम्हारी खैर लूंगा, बाद में देखूंगा मेरा गुस्से का मुझे क्या कर। तो ये एक बुरी चीज है गुस्से से एसोसिएटेड, जो हमें उस टाइम पे हमारा बॉडी माइंड से कंट्रोल एकदम दूर ले जाती है। तो जो हमें लाइफ के हर हिस्से में इम्पैक्ट करता है, चाहे वो हमारा करियर है, हमारे रिश्ते हैं या हमारी सेहत है। तो इसी तरह जैसे ही गुस्सा आता है, हम इमिडिएटली सोचते हैं कि मुझे किसने गुस्सा दिलाया, मुझे किसने हर्ट किया, या मेरे साथ किसने टूटी बात की। तो यही से गुस्से की शुरुआत होती है, जो कि है मैं। हम उस टाइम पे सिर्फ अपने बारे में देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि किसने मुझे अटैक किया है, चाहे वो सामने वाले ने अटैक किया हो या नहीं। बट हमारी उस टाइम पे थिंकिंग ऐसी होती है कि मुझे किसने परेशान करा है, और वो मैं से, यानी कि ईगो से एंगर की शुरुआत होती है। तो यही हमारी पहली समझ है इस एपिसोड की, जहां पे हमें अपने से बढ़ के देखना है और हमारी आइडेंटिटी से बाहर देखना है कि एंगर का रीजन कहाँ से है, क्यों है, और मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो सुनीता जी, चलिए आज की बातचीत यही इसी कहानी से शुरू करते हैं।
अंकिता, आपने जो कहानी बोला बहुत मुझे अच्छा लगा। ये हमको इतनी अच्छी तरह से समझाता है कि गुस्से में हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो प्रेरित भावनाएं जो होती हैं, ट्रिगर्ड इमोशंस जो हमें गुस्सा दिलाती हैं, या तो वो हम जानते नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। गुस्से से हमारे शरीर में क्या होता है, आपने एक कहानी बताई, मैं एक कहानी बताती हूँ। शरीर में आपके क्या हो रहा है जब आप गुस्सा करते हैं? तो दिल तेज गति से चलने लगता है, बीपी बढ़ जाता है, सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, शरीर गर्म होने लग जाता है, इसलिए चेहरे का ऊपर भी लाली छा जाती है। तो कहते हैं ना, गुस्से में लाल हो जाना, और पसीना छूटने लगता है, और क्योंकि शरीर गर्म है इसलिए पसीना छूटता है। और ये सब हमारे शरीर में ही हो रहा है, दूसरे के शरीर में नहीं हो रहा है। जो गुस्सा कर रहा है उसके शरीर में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से उसका बीपी बढ़ रहा है, उसका सब कुछ अंदर से तेज गति से चलने लग जाता है। पर उसको इतना पता भी नहीं है कि जब वो गुस्सा करता है या क्रोध करता है तो वो अपने शरीर के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। तो जब हम अपने इमोशंस, भावनाओं के बारे में बात करते हैं, कहाँ से आ रहा है ये गुस्सा? या तो निराशा से आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, या भय, जैसे आपने बोला डर से। तो निराशा तब होती है जब हमें हर काम हमारे अनुसार होना चाहिए, हमको लगता है, पर वो हमारे तरीके से नहीं हो रहा है, तब हमें निराशा होने लगती है कि भाई मैं तो चाहता था कि इस तरह से हो, पर अब ये नहीं हो रहा है, जैसे मैंने चाहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो गीता में कहा गया है, या कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, क्रोध में व्यक्ति खुद में कभी नहीं रहता, क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश, और इससे पुरुष अपने स्थिर मन से गिर जाता है। तो यही आपने जो कहानी बताई, इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि बिल्कुल सही लिखा है गीता में। और इसी तरह से लोग जो गुस्से में होते हैं वो बिना सोचे समझे काम करते हैं और बातें कहते हैं, और वो जो गुस्से में बातें करते हैं वो दूसरों को किस तरह से हानि पहुंचाती है वो उसका ज्ञान उनको नहीं रहता। तो वो जैसे मुंह में जो भी आए वो बोल देते हैं, और वो कई बार हमारे रिश्तों में दरार पैदा कर, और अधूरी अपेक्षाएं, जहाँ हम चाहते हैं कि लोग हमें एक नजरिए से देखें, या एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम दूसरों से कि ये मुझे मदद करेगा, मुझे ये अब मदद की जरूरत है, ये मुझे मदद करेगा। पर हम जब उससे मदद मांगते हैं वो हमको मदद नहीं करता है, या हम सोचते हैं कि ये मेरा काम कर देगा, और हम जाके पूछते हैं उससे कि काम कर दोगे, और वो कहते हैं नहीं मेरे पास वक्त नहीं। तो हमारी अपेक्षा है कि वो हमारा काम करे, पर वो नहीं कर रहा है जिस तरह से हम सोच रहे हैं। तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरह सोचे, हमारी तरह व्यवहार करें, बिहेव करें, और हमारे एक्सपेक्टेशंस पे वो खरे नहीं उतरते, हमारी अपेक्षाएं जो हैं उस पे खरे नहीं होते, तब हम लोगों को गुस्सा आ जाता है। और हम लोगों को ये टाइम पे याद रखने का है कि हम लोग सब अलग अलग घरों में पैदा हुए हैं, अलग अलग घरों में पले बड़े हैं। तो जो मेरा रूल है, जिस तरह से मैं बिहेव करती हूँ उसी प्रकार कोई और बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका घर अलग है। जैसे हमने पेरेंटिंग वाले एपिसोड में बोला था, जैसे लोगों की परवरिश अलग अलग घरों में हुई है, तो उनका जो तरीका है किसी चीज के साथ काम करने का, या किस तरह से किस नजरिए से देखने, वो बिल्कुल अलग हो सकता है, हमसे अलग हो सकता है। और हम चाहते हैं कि सब लोग हमारी तरह से देखें, हमारी तरह से काम करें, हमारे जैसे ही बने रहें। तो ये तो स्वाभाविक नहीं है, और ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी अपनी जैसा काम करता है। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे सबके टाइमलाइन अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैं मेरी बेटी की बात करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ ये काम कर दे, और मैं उसको कहती नहीं हूँ कि कब तक वो काम करने का है, ठीक है।
और मैं चाहती हूँ कि अगले 5 मिनट में काम हो जाए। वो कुछ और कर रही है, उसका टाइमलाइन में वो कुछ और कर रही है, ठीक है, वो कहती है हाँ हाँ कर दूंगी, पर 1 घंटे तक वो नहीं करती। फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं कहती हूँ अरे मैंने तुझे बोला था ये काम करने के लिए, तूने नहीं किया। तो फिर उसका टाइमलाइन और मेरा टाइमलाइन मैच नहीं कर रहा है, और मैंने उसको कहा भी नहीं है कि अगले 10 मिनट में मुझे ये काम चाहिए। ऐसे ही होता है, ऑफिस में भी ऐसे होता है, बॉस आके कहता है ये काम कर दो और टाइम बता के बिना बताए चले जाता है, और वो चाहता है कि आप अगले आधे घंटे में उसके टेबल पे वो काम खत्म करके रखो, और आप जो काम कर रहे हो वो काम में लगे रहते हैं, और लंच हो जाता है उसके बाद में आप उसका काम करने लगते हैं, और वो वहां पे आग बबूला हो रहा है कि मैंने इसको ये काम दिया था, ये काम टाइम पे नहीं हो रहा है, और वो आके आपके ऊपर ये जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी दूसरों से, और हम कहते भी नहीं है उनको कि कितने वक्त में हमको ये काम चाहिए। ये हम माँ बाप, मैं तो बहुत ये गलती मेरे साथ बहुत होता है, और ये जब मैं बोल रही हूँ मुझे इतना मन में सब चीजें जैसे रील है वैसी चल रही है कि कितने बार मैंने ये काम किया, कितने बार मुझे गुस्सा आया है। तो इस तरह से जब हमारा टाइमलाइन नहीं मैच होता ना, तब बहुत प्रॉब्लम होती, तब हम लोगों को गुस्सा आता है और दूसरे को पता भी नहीं चलता है कि ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल सुनीता जी, बल्कि आपने ये किस्सा बोला तो मुझे भी एक किस्सा याद आया। बेटी के पर्सपेक्टिव से तो कितनी बार मैं अपने पापा को बोलती हूँ कि हाँ मैं बाहर जा रही हूँ, 10 बजे तक आ जाऊंगी, तो 10 बज के 1 मिनट पे उनका मुझे फोन आता है कि अरे तुम अभी तक आए नहीं। तो मुझे ये चीज इतनी फनी लगती है कि टाइम लाइन जब अलग अलग है तो वो कितनी चीजों में अलग अलग है, और वो 10 बज के 1 मिनट पे कॉल करते हैं और गुस्से में कॉल करते हैं कि तुम अभी तक कैसे नहीं आए। तो मुझे लगता है कि ये टाइमलाइन हम आज बात कर रहे हैं तो कितना हमें फनी लग रहा है, ह्यूमरस लग रहा है, बट एक्चुअली उस टाइम पे कितना गुस्सा आता है। तो ये बहुत ही एक आई थिंक समझने वाली बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशन और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन मैच करे, वो जरूरी नहीं है। और यहाँ पे जैसे आपने पहले भी बोला कि एक बहुत जरूरी होता है समझना कि कितनी बार एंगर जो गुस्सा आप दिखा रहे हैं, या आप जो कई बार जो चीज गुस्से के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है, कई बार वो गुस्सा नहीं होता, कई बार वो कुछ और हो सकता है। तो जैसे कि ये स्क्रीन पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली एंगर जो दिख रहा है वो एंगर है, लेकिन उसके पीछे की जो इमोशन है वो शेम हो सकता है, जेलसी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन, फियर, और कितनी भी चीजें हो सकती हैं। तो हमारे जो पॉट पे अभी ऑडियंस हमारी सुन रही है, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बस एक साइकिल होता है हमारा, कि इमोशंस कई तरह के हो सकते हैं, बट जब हमें वो इमोशंस अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने नहीं आते हैं, तो कई बार वो इमोशंस एंगर का रूप लेके बाहर निकलते हैं। तो हमें जब चाहे हम गुस्से में है या सामने वाला गुस्से में है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो गुस्सा ही है या वो कोई और चीज है। क्योंकि कई बार अगर हम उनकी बातें ध्यान से सुने तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली शायद उन्हें डर लग रहा है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है छत पे, तो कई बार उसकी माँ उसको एकदम से चिल्लाएगी, अरे तुम रेलिंग के पास क्या कर रहे हो, इधर आओ, तुम्हें मना किया था मत जाओ उधर। तो क्या है, क्या वो गुस्सा है? नहीं, वो डर है, या वो एक चिंता है कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए छत से, कहीं उसको चोट ना लग जाए। तो ये जो चिंता है, ये डर है, ये गुस्से का रूप लेके बाहर आ रहा है। तो ऐसा काफी बार होता है कि हम फील कुछ और कर रहे हैं और एक्सप्रेस उसको किसी और तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझना भी बहुत जरूरी है कि गुस्सा आना एक अलग चीज है, और गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा है ये एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि दो किस्म की एक्सप्रेशन होगी, एक होता है हमारा इनविजिबल गुस्सा और एक होता है विजिबल गुस्सा। ज्यादातर हम गुस्से को तभी समझते हैं जब हमें कोई चिल्लाते हुए दिख रहा है या नाराज होते हुए दिख रहा है, लेकिन कितनी बार ऐसा भी गुस्सा होता है कि हमें कोई चीज से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम उसको सप्रेस कर लेते हैं, दबा के अपने मन में रख लेते हैं। पर उससे क्या होता है कि आपने एक बार दबाया, दूसरी बार, तीसरी बार, और चौथी या पांचवी बार में क्या होगा, कोई छोटी सी चीज होगी और उसके ऊपर आप एकदम से खूब सारा चिल्ला देंगे कि सामने वाला भी बोलेगा कि इतनी छोटी सी बात पे आपने इतना क्यों रिएक्ट किया। पर लेकिन हो क्या रहा है, आपका सारा पिछले 5 टाइम का गुस्सा जो आप सप्रेस करके रख रहे थे, अभी वो सारा गुस्सा एक साथ बाहर आ रहा है। तो वो होता है इनविजिबल एंगर।
तो जस्ट बिकॉज वो एंगर इनविजिबल है उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल या एनर्जेटिक बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। और अगर मैं एक और एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि आपके पेरेंट्स, माता या पिता ऑफिस जाते हैं दिन में, ट्रैफिक से जूझते हैं, बॉस से जूझते हैं, किसी क्लाइंट या किसी कुलीग के साथ उनका प्रॉब्लम होता है, पर वो इनमें से किसी भी जगह पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और फाइनली जब घर आते हैं और बच्चा कुछ छोटी सी शैतानी शैतानी करता है तो उस पर एकदम से डांट देता है बहुत ज्यादा। तो ये भी वही डिस्प्लेस्ड और इनविजिबल एंगर है, जो एक्चुअली गुस्सा तो अलग अलग जगहों का है लेकिन बच्चे पे निकल रहा है। और इसी तरह कई बार बच्चे भी ऐसा करते हैं कि स्कूल में परेशान हो रहे हैं, कोई उन्हें तंग कर रहा है, शायद वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज को लेके उनके अंदर एक डर या दुख या किसी टाइप का शेम भी हो सकता है, ये सब तरह से आता है। लेकिन जब वो बच्चा घर आ रहा है तो वो अपने माँ बाप से लड़ाई करने लग जाता है, मतलब अननेसेसरी चीजों की जिद करता है, लड़ाई करता है, क्योंकि उसको ये चीजें कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करनी है। तो जब भी ऐसे इंटेंस इमोशंस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उन इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, एक एनर्जी बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो गुस्से को बाहर फेंकती है। तो जब भी आपके सामने कभी ऐसा हो कि आपके सामने कोई बहुत चिल्ला रहा है या आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में क्या इशू है, क्या ये एंगर है या क्या ये कोई और चीज है। और इसी तरह एक और भी चीज होती है कि कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं, इसके लिए हमारा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। और क्योंकि हमारा गुस्सा करना जायज है तो हम कुछ भी कर सकते, लेकिन ये बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि एक तरह से हम समझते हैं कि सही होना हमारी एक सुपर पावर है। तो अगर आप सुपर हीरो मूवीज आपने कभी देखी है तो अगर आप उसमें देखें कि हीरो जब विलन से लड़ाई करता है तो वो लड़ाई करने के चक्कर में वो सड़क तोड़ देता है, बिल्डिंग तोड़ देता है, खिड़कियां टूट जाती हैं और कितना नुकसान हो जाता है और चोट भी बहुत लग जाती है। लेकिन क्योंकि वो सुपर हीरो है और उसको लगता है कि वो एकदम सही है और उसका सब करना जायज है, तो उस चक्कर में वो एकदम इतना नुकसान, इतना रैकेज कर देता है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। तो इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं और हमें लगता है कि हमारा गुस्सा जायज है तो कई बार हम अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। जैसे सुनीता जी आपने बोला कि बीपी हो जाता है, बॉडी में इश्यूज आते हैं और कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपका ब्रीदिंग चेंज होता है और इसी तरह आप दूसरे लोगों को भी हर्ट करते हैं। आप कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो उन्हें हर्ट कर जाती हैं। अगर कोई किसी का ट्रिगर पॉइंट है जिससे वो काफी सालों से जूझ रहे हैं तो आप गुस्से में उसी ट्रिगर पॉइंट को अटैक करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मैं सही हूं और मुझे अपना सही होना अच्छी तरह से प्रूव करना है। तो लेकिन ये एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करते समय एक हमें मर्यादा का ध्यान भी रखना है। क्योंकि आपके साथ, जैसे आप चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके सामने वाला भी चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहा है। और जैसे सुनीता जी आपने बोला कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, तो आप और आपके सामने वाला इंसान दोनों बहुत ही अलग व्यक्ति हैं जो बहुत ही अलग दुनिया जी चुके हैं आज तक, तो उनका दुनिया देखने का तरीका बहुत अलग है। तो इसके लिए जब आप चाहे आपको लग रहा है आप सही हैं, उस समय भी हर चीज को एक्सप्रेस करने की एक मर्यादा होनी चाहिए और वो चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए। अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी हम लोगों को अन्याय होते हुए या अनुचित काम होते हुए देखते हैं तो कई बार हम लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जब हम लोग सोचते हैं कि दूसरा हमारी अच्छाई नहीं देख रहा है या जो हम जिस इरादे से हम काम कर रहे हैं वो अच्छा इरादा नहीं देख रहा है, गुड इंटेंट नहीं देख रहा है, और मान के चलता है कि हम गलत इंटेंशन से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये जो अनफेयरनेस होता है, अनुचित बात होती है, और दूसरा जो अनुचित तरीके से हम लोगों को कह रहा है या कह रहा है या कर रहा है, उस चीज से भी हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तब हम डिफेंस में जाते हैं और जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं, ये जो मेरा गुस्सा है ये बिल्कुल वाजिब है, ये बिल्कुल सही है और मुझे ऐसा गुस्सा करना चाहिए। और पर अपने को हम हानि कर रहे हैं साथ में, ये हम नहीं देखते और ये हम समझते नहीं है। तो हाँ, हो सकता है कि आप जो गुस्सा कर रहे हो वो वाजिब है,
क्योंकि दूसरे ने आपसे अनफेयर ट्रीटमेंट किया है या अनुचित बात कही है, तो अगर आप गुस्सा ना करें तो और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। कई बार हमें महसूस किया हुआ धमकी होता है, मतलब जैसे आपने बोला, गुस्सा जो दिखता नहीं, जो हम लोगों को थ्रेट फील होता है, या तो शारीरिक या तो मानसिक या भावनात्मक या फिर तथ्य में जो फैक्चुअल एरर होता है, जो हम फैक्ट समझते हैं और दूसरा समझता है कि वो फैक्ट नहीं है। तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ज्यादातर तथ्य पे भी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमारे बारे में उसके पास क्या राय है हमारे ऊपर, जो मैंने ये कार्य किया उस कार्य के ऊपर उसकी राय क्या है और वो क्या सोचता है। जब हम इस चीज के बारे में हम बहुत ध्यान देने लगते हैं, तब अगर उसने ढंग से देखा नहीं या ढंग से सोचा, जिस तरह से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम तो सोचते हैं हमने बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छी तरह से किया है, इतना टाइम डाला है, इतने डिटेल में हमने काम किया है, पर आगे वाले ने ये नहीं सारा देखा। उसने कहा कि टाइम पे तुमने दिया नहीं। जैसे टीचर अक्सर कर, हम होमवर्क करके टीचर के पास लेके जाते हैं, बहुत सारा समय बैठ के लिख लिख के टीचर के पास लेके जाते, और टीचर बोलते हैं, अरे ये तो होमवर्क कल देने का था, आज तुम क्यों लाके दे रहे हो। तब हम सोचते हैं, अरे बाप रे, मैंने तो इतना सारा काम किया, पर इसने तो देखा ही नहीं मैंने क्या किया है, और ये क्या सोच रहे हैं कि मैं टाइम पे नहीं दिया, बस एक बात, एक टुक बात कर दिया। अब गुस्सा तो आता है ना, अनफेयर हो गए, अनफेयरनेस फील हुआ, तो अब मुझे गुस्सा आ गया और मैं कहती हूँ कि मैंने तो इतना सारा टाइम डाला था और इतने पढ़ाई की थी और इतना लिख के, इतना अच्छा हैंड राइटिंग में लिख के मैं टीचर को दिया था, और टीचर ने बिल्कुल अप्रिशिएट, और टीचर के ऊपर आ गया गुस्सा। और उस तरह से हम लोग हर चीज में इमेजिन करते हैं, थ्रेट्स। इमेजिन मतलब हम सोचते हैं, हम अपने दिमाग में एक कहानी गढ़ लेते हैं कि ये हमारे लिए गलत है और ये हमारे बारे में इसी तरह से सोचता है। तो कई लोग होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, और वो घर पे आते हैं अपना बेटे के पास, कुछ आते हैं ऑफिस से, बेटा गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है या कुछ और खेल रहा है, और वो सोचते हैं, देखो मैं आया काम करके और ये खेल खेल रहा है, ओके। और अपने दिमाग में एक पूरी कहानी गढ़ लेते हैं, मेरा बेटा मेरी तरह नहीं है, मेरा बेटा मुझको तंग करने के लिए ही पैदा हुआ है, और वो जो भी काम करता है वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही काम कर। तो जब ये सारी ऐसी कहानी, गलत कहानी इमेजिन करते हैं, गढ़ लेते हैं अपने दिमाग, तो फिर हम लोगों को हर बात पे गुस्सा आता है, चाहे वो बेचारा कुछ कह रहा है जो सही है, फिर भी उसकी शक्ल देखते ही हमको गुस्सा आ जाता। तो जब इस तरह से हमको गुस्सा आता है, तब हम लोगों को समझना चाहिए कि हर इंसान हर वक्त गलत नहीं है, कभी कभी गुस्सा सही है, पर बहुत टाइम पे ये गुस्सा, एक तरह का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं। सुनीता जी, ये बात आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर आदमी हर समय गलत नहीं हो सकता। और इसी तरह जैसे कितनी बार यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी सेकेंड हैंड एंगर की, कि कई बार आपके आसपास किसी और के साथ कुछ होता है तो आपको तब भी गुस्सा चढ़ जाता है, जबकि वो आपकी कहानी है ही नहीं। और कितनी बार आप एडवांस में गुस्सा हो जाते हैं, आपको पता है आपको एक मीटिंग के लिए जाना है, तो जाने से पहले ही आप गुस्सा होके बैठे हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में वो कहानी बना ली है कि अब मैं जाऊंगी, मैं ये बोलूंगी, वो इंसान ये बोलेगा, फिर मैं ये बोलूंगी। तो आप पूरा डिस्कशन, इनफैक्ट आप पूरी लड़ाई अपने मन में पहले से सोच के जाते हैं। तो इस तरह चाहे आपको वो इंसान पसंद नहीं है, लेकिन वो इंसान 100% गलत नहीं हो सकता है वो सिर्फ 5% सही हो, पर वो 5% का एटलीस्ट हमें एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए। तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है देखने के लिए कि कहाँ अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है और आप पहले से ही गुस्सा होके बैठ जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है सुनीता जी? हाँ, ये सही मूल्यांकन नहीं करते हैं और सही तरह से वैल्यू अपने आप को नहीं करते हैं, या अपने आप को इग्नोर्ड फील करते हैं। कई बार होता है ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है, सबने प्रेजेंट किया, टीचर ने या
किस बॉस ने या कोई और ने बोला कि इसने अच्छा बोला, बस हो गया। बाकी सब लोग, हम लोगों ने काम नहीं किया क्या, हम ग्रुप में थे नहीं क्या, हमने प्रेजेंटेशन दिया नहीं क्या। तो ये जो है सही मूल्यांकन नहीं करना, ये भी गुस्से का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक तरह से स्टार्ट हो जाते हैं गुस्सा, क्योंकि हम इग्नोर्ड फील करते हैं कि हमको किसी ने देखा नहीं, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं, और उसके ऊपर किसी ने अपना, और किसी ने हमें सही विचार, हमें प्रोत्साहन नहीं किया, हमको बताया नहीं कि हम सही थे और हम भी सही थे। ठीक है, वो सही हो सकता है पर हमने भी सही कहा। तो कभी कभी हम लोगों को परसीव्ड गुस्सा जो होता है, परसीव्ड इग्नोर, हमको किसी ने देखा नहीं, हमको इग्नोर कर दिया, ओके, और हमारा वैल्यू किसी ने नहीं, ये बातों पे भी बहुत लोगों को गुस्सा आ जाता है। तो ये सही मूल्यांकन करने की जरूरत है। जो आपने कहा कि ये वाजिब है या नहीं वाजिब, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी। हाँ, अब हम नुस्खे की तरफ बढ़े। जी सुनीता जी, ये वैल्यू वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। तो यहीं से चलिए नुस्खों की शुरुआत करते हैं। तो मेरा आज का पहला नुस्खा है प्रिजन ब्रेक, यानी कि लोगों को और रिश्तों को अपनी एक्सपेक्टेशंस के जाल से निकालिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक रिश्ते पे एक बहुत बड़ा बोझ डाल देते हैं कि ये रिश्ते में तो ऐसा होना चाहिए, ये रिश्ते में तो ऐसा रहना चाहिए। लेकिन जैसे हमने बात की कि लोगों की अपब्रिंगिंग, परवरिश बहुत अलग है, तो जो आपके लिए एक बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन है वो जरूरी नहीं है सामने वाले के लिए भी बेसिक हो। अब यहाँ अगर मैं उदाहरण दूं कि कोई सास बहू है, यहाँ पे मैं एक बहुत टिपिकल एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे मजाक किया जाता है कि सास बहू के रिश्ते में बहुत नोकझोंक रहती है। तो अगर एक सास जो है, उनका ये विश्वास है या उनकी बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि रोज सुबह उठ के बहू उनके और ससुर जी और सास के पाँव छुए, और ये बहुत बेसिक उनकी एक्सपेक्टेशन है, और इस अगर वो पूरी नहीं होती तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। पर उसी तरह बहू की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जहां से वो आ रही है, जैसी उनकी परवरिश है, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि रोज सुबह उठ के पहली चीज है कि अपने माता पिता को जाके जादू की जप्फी देना। तो यहाँ पे क्या दोनों में से कोई भी गलत है? नहीं, दोनों की ये, लेकिन वो अलग है। तो यहाँ हमें ये देखना है, चाहे कितनी भी छोटी और बेसिक एक्सपेक्टेशन हो, वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले से मैच करे। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका खुद का बर्डन है। अगर सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर पा रहा तो वो उनकी कहानी नहीं है, और आपको समझना है कि किस इंसान से क्या एक्सपेक्ट करना है। तो जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करते हैं तो वहां पे आप अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको दुख नहीं होगा, आपको डिसरिस्पेक्टेड फील नहीं होगा। क्योंकि इस एग्जाम्पल में अगर उन वो जो सास है उनके पाँव नहीं छुए जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद बहू हमारी इज्जत नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका इज्जत दिखाने का तरीका अलग है। तो इस तरह से जब हम समझते हैं कि अलग लोगों का बेसिक एक्सपेक्टेशन अलग है, तो वहां पे हम अपने आप को हर्ट नहीं फील करवाते हैं और एंग्री नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट नुस्खे की बात करूं, तो अगला नुस्खा है अनफ्रीजिंग पीपल, यानी कि लोगों को उनकी पास्ट गलतियों से मुक्त करें। सुनीता जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी पेरेंटिंग योरसेल्फ एपिसोड में, जहाँ पे हम रिलीज डेट की बात करते हैं। लेकिन हम असली जिंदगी में क्या करते हैं, जब कोई इंसान कुछ गलती करता है तो यहाँ पे और यही नहीं, इस चक्कर में कई बार क्या होता है, हमारे बहुत रिश्ते होते हैं, बहुत दोस्ती होती है, या कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत खुशी भी लेके आते हैं, लेकिन क्योंकि हम उस आइडेंटिटी के साथ फंस जाते हैं और खुद को भी फंसा लेते हैं और सामने वाले को भी फंसा लेते हैं, तो कई बार उस रिश्ते से जो आपकी जिंदगी में मिठास या खुशी आ सकती है, आप उस खुशी से अपना हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अनफ्रीज करें और आप उनको मौका दें कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो शायद आज वो बदल गए हों। तो यहाँ पे अगर मैं अपना खुद का उदाहरण दूं, अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे लगा कि अरे नहीं यार, ये गलती तो मैंने 10 साल पहले करी थी, तो आज तो मुझे वैसा गलत क्यों ठहरा रहे हो। और मुझे ये बहुत अनफेयर लगा, क्योंकि पिछले 10 साल में मैंने इतने चैलेंजेस ओवरकम किए, मैंने इतना सीखा है, खुद अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मैं इतना आगे बढ़ी हूँ, तो अभी भी मुझे उस पुरानी गलती के नजरिए से क्यों देखा जा रहा है।
लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं खुद भी तो ऐसा कर रही हूँ लोगों के साथ। मैं खुद भी तो ऐसा सोचती हूँ कि अगर कोई इंसान गलत है तो वो आज भी उतना ही गलत है जितना वो इतने साल पहले था। और जब वो इंसान कुछ भी बोलता है या कुछ भी मुझसे शेयर करता है, मैं उन्हें हमेशा उस गलत नजरिए से ही देखती हूँ। तो सुनीता जी, जैसे आपने बोला कि कोई भी इंसान हमेशा गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब हम किसी को उसकी पास्ट गलती में से ऐसा फ्रीज करके उनको देखते हैं, तो हम मानते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं वो हमेशा गलत ही बोल रहे हैं और उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। या जो इंसान एक बार ऐसी गलती कर सकता है तो वो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता, जबकि ये गलत नजरिया है देखने का और हमें इस चीज को चेंज करना चाहिए। तो अनफ्रीजिंग पीपल, इससे आपको और आपके वो सामने जो रिश्ता है, आपको एक मौका मिलता है वो रिश्ता सुधारने का। क्योंकि कई बार अगर आप वो नेगेटिव आइडेंटिटी से वो इस नजरिए से उस आदमी को देखते हैं, तो ये ना आपका जो रिश्ता है जो आपकी जिंदगी में और मिठास लेके आ सकता था, जो आपकी जिंदगी में और खुशियां लेके आ सकता था, आप उन खुशियों को, उस मिठास का रास्ता आप रोक देते हैं। तो ये भी एक सही चीज नहीं है। हम यहाँ पे सब पहली बार ये जिंदगी जी रहे हैं, इस समय हम सब अपने चैलेंजेस हैंडल कर रहे हैं और हम सब गलतियां करते हैं। तो अगर मुझे ये हक है कि मैं कभी गलती करूं और उससे सीख के आगे बढ़ सकूं, तो ये हक हम किसी और को क्यों नहीं दे सकते? तो इसके लिए अनफ्रीजिंग पीपल फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, और हमें डेफिनेटली उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। अंकित, क्या है कि जब हम लेबल चढ़ा देते हैं दूसरों के सर के ऊपर और कहते हैं कि ये तो हमेशा ही गुस्सा करता है, हमेशा ही ऐसे करता है, हमेशा ही इस तरह से बिहेव करता है, तब हम उनका प्रोग्रेस नहीं देखते कि वो पहले ऐसे थे, अब ऐसे नहीं है। कि आदमी कभी बड़ा भी हो जाते हैं, बचपन में कुछ किया है तो वो बचपन की बात है, पर अब वो बड़ा हुआ है या 10 साल बीत गए हैं या 15 साल बीत गए हैं, अब वो इंसान नहीं रहा। तो हम लोगों को उनके अंदर जो प्रोग्रेस है, जो वो आगे बढ़ चुके हैं, उसको हमको रिकग्नाइज करना आना चाहिए। तो वही है मेरा पहला नुस्खा, रिकग्नाइजिंग ट्रिगर्स, जिसे हम लुका छुपी कहते हैं। तो जब हम कभी कई बार, जैसे मैंने पहले बोला था और अंकिता ने भी कहा था, कि गुस्से के पीछे का जो रीजन होता है वो कई बार अलग अलग होता है। या तो वो डर के मारे है, या एक्सपेक्टेशंस के कारण है, या कुछ जस्टिफिकेशन के कारण है, या मानना कि ये ऐसा इंसान है। जो भी है, अगर हम इन चीज, जो गुस्से के पीछे की बात है, लुका छुपी करके बैठा हुआ है, उसको हम पहचानने लगेंगे, तब हम आगे हमारे अंदर का सुधार ला पाएंगे। तो सुधारने के लिए, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, लिख के रखो, कि कई बार जर्नलिंग करो, लिखना चालू करो कि कब गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया, किसने गुस्सा आया, और किस वजह से गुस्सा आया। अगर ये हम लिखने लगे तो हमको खुद सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में हमने को पता चल, चेतना आ जाती कि हाँ, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है। और दूसरा है, कई बार हम लोग खुद नहीं कर सकते, दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, तो कोई प्रोफेशनल हेल्प ले, काउंसलिंग के ले जाएं, थेरेपी के ले जाएं, या कोई एंगर मैनेजमेंट के क्लासेस होती हैं, वहां पे चले जाएं। तो उस तरह से हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, और जो अतीत है उससे निकल के हम वर्तमान में आ सकते हैं। और हर आर्ग्यूमेंट को हम सिर्फ उसी आर्ग्यूमेंट, उस वक्त का आर्ग्यूमेंट समझ, मतलब जैसे अगर लड़ाई हो रही है, तो आज की लड़ाई आज में ही खत्म, ठीक है। आपने पिछले 1 महीने पहले आपने ये बोला था, 6 महीने पहले वो बोला था, 1 साल पहले वो बोला था, ये सब कुछ उठा के एक आर्ग्यूमेंट में ना लाए। जो आपका इस वक्त का लड़ाई है या अनबन है, उसको उसी में सीमित रखे। जो आपने बोला ना, एक मर्यादा, वो मर्यादा बना के रखे, और पीछे का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी उठा के इसके ऊपर ना थो। तो ये एक नुस्खा है मेरा। और दूसरा है थामना और सांस लेना। ये बहुत जरूरी चीज है। थामना मतलब रुक जाओ, बात मत करो, कीप क्वाइट। कई बार सिर्फ मुंह बंद कर लेना सबसे अच्छा चीज होता है, सबसे बढ़िया चीज होती है। बी क्वाइट और सांस लो, क्योंकि जब गुस्सा करते हैं तब इतनी फटाफट हमारी सांसें बढ़ रही होती हैं, तो हम लोग
एक गहरी सांस भी ले ले, एक माउथ ब्रीदिंग, जो हमने पहले बॉक्स ब्रीदिंग और माउथ ब्रीदिंग हमने पिछले एपिसोड्स में बताया था, वो वाला सांस लेना चालू करें, या काउंट करें 1 से 10 तक, ओके, या 1 से 50 तक, और वो भी नहीं तो 1 से 100 तक। तो गिनते रहे जब तक आपका गुस्सा थोड़ा सा कम ना हो। दूसरा है डिस्टेंस बनाए। अगर कोई गुस्सा बहुत कर रहा है, वहां से निकल जाओ ना, दूसरी जगह चले, शांत हो जाओ और फिर वापस आओ जब शांत हो। तो जब आप शांति से बात करते हैं तब आपकी बात दूसरा सुनता है, दूसरे की बात आप सुनने के स्थिति में होते हैं। जब गुस्से में तो आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है, पर दोनों किसी की बात समझ नहीं रहे हैं। तो एक ये चीज है कि थामना और सांस लेना। और दूसरा है मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा गुस्से के ऊपर काबू लाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान लगाना। और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मतलब जैसे योग निद्रा में करते हैं हम लोग, पैर से सर तक एक 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 हमारे शरीर का अंश को रिलैक्स कर, एक एक अंश लेके उसको रिलैक्स कर। और एक और बहुत बढ़िया तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं काउंटिंग वेव। काउंटिंग वेव्स मतलब जैसे आप कोई समुद्र के किनारे पहुंच गए और एक लहर आ रही है, उसको 1 सांस लो, सांस छोड़ो, दूसरा लहर आ रही है 2 सांस लो, सांस छोड़ो। तो ऐसे काउंटिंग वेव्स करते रहें और अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं जैसे हम बीच पे पहुंच गए और समुद्र की लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं, आते वक्त सांस लेने का, जाते वक्त सांस छोड़ने। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है अपने आप को थामना और सांस लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंकिता जी, आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल सुनीता जी, मेरे ख्याल से हम तो थेरेपिस्ट हैं, तो हम मेडिटेशन का वैल्यू समझते हैं, हम ब्रीदिंग का वैल्यू समझते हैं। इसके लिए हमारे कितने एपिसोड्स में घूम फिर के हम हमेशा मेडिटेशन और ब्रीदिंग पे आते हैं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली हेल्प करती हैं। यहाँ से अगर मैं अपने अगले नुस्खे पे आऊं, तो अगला नुस्खा सुनने में तो काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट बहुत जरूरी है। और इसका नाम है से सॉरी। तो ये चीज ही कितने लोगों को ट्रिगर कर देती है कि हमने बात की कि सही होना तो सुपर पावर लगती है, तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी जब गलती नहीं है मैं क्यों सॉरी बोलूं। लेकिन कभी भी अकेला इंसान लड़ाई नहीं कर सकता। कभी भी किसी भी लड़ाई के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। तो आप अपना खुद का कंट्रीब्यूशन, अपना खुद का रोल आइडेंटिफाई करिए उस लड़ाई में, और उस कंट्रीब्यूशन के लिए सॉरी बोलिए। क्योंकि अगर आप दोनों में से एक भी इंसान एक एडल्ट स्पेस में होता और ये जांच पाता कि एक्चुअली सामने वाला जो चिल्ला रहा है वो एक्चुअली शायद हर्ट है, शायद उसको डिसरिस्पेक्टेड लग रहा है, या उसको कोई और चीज लग रही है, शायद इसके लिए वो ऐसा कर रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जैसे वो अपनी इमोशंस में उलझे हुए थे, आप भी उलझ गए, और इसके लिए दोनों लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई की। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करके उस चीज के लिए सॉरी बोलना बहुत जरूरी। और इसके अलावा जब आप सॉरी बोलते हैं, एक तरह से आप सॉरी बोलने से ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आप परफेक्ट नहीं है, आप भी गलती कर सकते हैं, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, पर आपकी भी गलती हो सकती है और आप उस गलती के लिए माफी मांगने से शर्माते नहीं है। तो ये नुस्खा मेरी जिंदगी में मेरे पति लेके आए थे। जब भी हमारी लड़ाई होती थी वो मुझे बोलते थे चलो अब तुम सॉरी बोलो, मैं भी सॉरी बोलूंगा। तो हम दोनों सॉरी बोलते थे, और शुरू में तो मेरे मुंह जुबान से निकलता ही नहीं था। मुझे लगता था अगर मैं सही हूँ तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं नहीं सॉरी बोलूंगी। लेकिन धीरे धीरे उनकी परसिस्टेंस के बाद जब मैंने एक्चुअली सॉरी बोलना शुरू किया, तो मैंने नोटिस किया कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी बॉडी एकदम टाइट, एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लाइक हमारा फोकस एकदम टनल विजन हो जाता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कुछ नहीं देख पाते। लेकिन जब हम जैसे ही सॉरी बोलते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होनी शुरू होती है, थोड़ी सी ढीली होनी शुरू हो जाती है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में एक थोड़ा सा दरवाजा खुलना शुरू होता है, जहां पे हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने की कोशिश करते हैं। तो जब ये चीजें हम एक एक लेवल आगे आते हैं, तो हम वो जो ट्रांस होता है एंगर का, हम उससे बाहर निकल पाते हैं। तो इसके लिए जो सॉरी शब्द है वो बहुत ही पावरफुल शब्द है, क्योंकि वो आपकी एंगर की एनर्जी को डाउन करता है। और अगर मैं सच बोलूं तो शुरू में तो मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी बोलती थी, क्योंकि वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते थे, नहीं तुम सॉरी तो तुम बोलोगी।
तो पहले तो मैं उनको चुप कराने के लिए सॉरी बोलती थी, पर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, सिर्फ एक शब्द सॉरी की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो आप भी इसको एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके देखिए, और जब आप दोनों एक कदम आगे एक दूसरे की तरफ लेते हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, पर वो लड़ाई की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो जो आप इतने गुस्से से आ रहे थे, अब वो कुछ एक हंसी मजाक वाली नोकझोंक में बदल जाती है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को एक कमिटमेंट दिखाया है कि मैं तुम्हारी बात समझने के लिए ट्राई करूंगा, या मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी बात समझने के लिए, और वो आपकी बहुत मदद करता है। और इसी के साथ मैं अगला नुस्खा भी जोड़ूंगी, जो है सुनने की ताकत। जब भी किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उसमें लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ही बोलना जरूरी है उतना ही सुनना भी जरूरी है। तो जब भी आप किसी आर्ग्यूमेंट में है, लड़ाई में है, तो कोशिश करिए सुनने की, कि सामने वाला आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। उनके गुस्से के अंदर, कई बार गुस्से में भी लोग कुछ कुछ बीच में आपको हिंट दे देते हैं, लेकिन अगर आप उनकी सुनेंगे नहीं, अगर आप अपने कान बंद कर लेंगे और बोलेंगे कि मैं सही हूँ, मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक्चुअली आप उस लड़ाई से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। और इसी तरह जब आप चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर, उस समय भी अपनी बातों को सुनना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा एक आपका इंटरनल कंपस रहता है जो आपको बताता है कि ये मर्यादा पार नहीं करनी है। हाँ, मैं अभी गुस्से में हूँ, हाँ मुझे गुस्सा निकालना है। जैसे हमने बात की थी, आपकी बॉडी एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करती है, तो कई बार हम चिल्ला देते हैं, लेकिन चिल्लाने के समय भी कई बार हमें अपनी बातें सुनना भी जरूरी है, क्योंकि आपका मन हमेशा आपको हिंट्स देता रहता है कि आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि कई बार गुस्से में हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल के कुछ और बोल जाते हैं। तो वहां पे सांस लीजिए, जैसे सुनीता जी ने कहा, सांस लीजिए, मे भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और मौका दीजिए अपने आप को सुनने का, कि मैं एक्चुअली में क्या बोलना चाहता हूँ या मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहता हूँ, और उस हिसाब से फिर अपने आप को एक्सप्रेस करिए। तो बोलना और सुनना दोनों एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, चाहे वो बातचीत गुस्से से रिलेटेड ही क्यों ना हो, क्योंकि हम हमेशा एंगर को अवॉइड नहीं कर सकते। कई बार लड़ाई हो जाती है और वो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो उस समय अगर आप सुनेंगे सामने वाले की और अपनी, तो आप थोड़ा अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है सुनीता जी इस बारे में? सही है। जो सुनने की ताकत होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। अगर हम सुने तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरे पास इसके इसी चीज के ऊपर एक नुस्खा है, क्रोध या उत्साह, उत्सुकता। तो एंगर या क्यूरियोस, तो अगर हम फोकस करते हैं गुस्से के ऊपर तो हम भूल जाते हैं कि हो सकता है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है, और या व्हाट एल्स कुड दिस मीन, मतलब ये जो आदमी हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है शायद इसके पीछे कुछ और कहानी है। ये मेरे ऊपर नहीं चीख रहा है, पर ये कहीं और से किस बॉस ने उसके ऊपर चीखा और वो आके हमारे ऊपर चिक रहा है। तो मतलब एक्चुअली वो गुस्सा कहीं और का कहीं और निकाल रहा है। तो हम लोगों को फिर ये समझ में आएगा कि अगर हम उत्सुकता रखें और कहें कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, राइट, और इमीडिएटली हम ना गुस्सा करें, तो ये सुनने की शक्ति जब है तब भी हम लोगों को ये बातें पता चलेगी। मेरा दूसरा नुस्खा है कि हंसना और हंसाना। जब दूसरा कोई गुस्सा कर रहा है तो हम उसको मजाक में ले, ज्यादा हम भी आग बबूला ना हो जाए, हम उसको आराम से हंसी मजाक में ले। तो एक बहुत ही फेमस पिक्चर थी मुन्ना भाई, जिसमें प्रोफेसर अस्थाना थे। शायद बमन ईरानी ने वो कैरेक्टर प्ले किया था, एक्टर बमन ईरानी ने। तो वो जैसे लाफ्टर हंसना चालू करते जब भी उनको को गुस्सा आता है, जब भी उनको कुछ इरिटेशन होती है, वो हंसना चालू करते हैं, रोज जोर जोर से हंसना चालू। तो वो भी एक तरीका है मूड चेंज करने का। और कई जगह होती हैं लाफ्टर क्लब्स। आजकल हमारे शहरों में एक लाफ्टर क्लब होता है जहाँ पे लोग रोज सुबह मिलते हैं और जोर जोर से ठहाके मार के हंसते हैं। तो ये एक और तरीका है कि जो अपने अंदर में जो एनर्जी भरा है ना, जो गुस्से की एनर्जी, उसको हम हंसी में बाहर निकालें। और दूसरा एक तरीका है कि हम या तो वॉकिंग चले जाएं, म्यूजिक सुने और पानी जरूर पिए। पानी गुस्से में ना
पानी हमारे शरीर में से कम होने लग, क्योंकि शरीर गर्म हो जाता है, पसीना निकलता है, तो पानी हाइड्रेशन जरूरी है। और एक और तरीका है जो जापानीज मार्शल आर्ट ओकिनावा मकिवारा कहते हैं उसको, चाइनीज में उसको मूक चो, वो कराटे ताइक्वांडो ये सब ऐसे जो मार्शल आर्ट्स में है उसमें यूज करते हैं। उसको सबसे पहले एक आदमी का नाम है गिशिन फुनाकोशी, जापानीज ही है, उसको फादर ऑफ मॉडर्न कराटे बोलते हैं। और 1915 में उसने इस पंचिंग पैड का आविष्कार किया था। तो ये जो चीज है ये बहुत अच्छी चीज है और इसको माकीवारा बोलते हैं। एक छोटा सा पैड होता है और एक डंडे के ऊपर होता है और उसके ऊपर हम बॉक्सिंग पंचिंग करते हैं, ठीक है, और अपना गुस्सा निकालते हैं। और जापानीज कंपनी ने ये बहुत प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि वो मार्शल आर्ट सिखाते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है कि बॉडी और मन दोनों किस तरह से संतुलन में काम करते हैं। तो उनको पता चला कि जब गुस्सा करता है आदमी 72 आवर्स 72 घंटे वो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इतना एनर्जी भरा हुआ है, वो एनर्जी को निकालने का है। तो कई ऑफिसेस में ये जो चीज है इसे पंचिंग पैड बोलते हैं। वो पंचिंग पैड होता है और उसके ऊपर आप बॉस का फोटो भी लगा सकते हो, वो लोग बुरा नहीं मानते हैं। वो फोटो वहां पे सब बॉसेस के फोटो रखे रहते हैं, वो वाला एक फोटो निकाल के वहां चिपका दो और उसको पंच करो और अपना गुस्सा निकल गया तो आधे घंटे में तुम शांत हो गए और अपना काम कर सकते हो। अगर वो गुस्सा रहा तुम्हारे सिस्टम में 72 आवर्स 72 घंटे तुम काम नहीं कर सकते, मतलब इतना फोकस कर नहीं सकते। तो ये एक अच्छा तरीका है। बॉक्सिंग, रनिंग और नेचर वॉक्स, ये सब जो है फिजिकल एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं और गुस्से को हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कई नुस्खे हैं, इकट्ठे मैंने बोल दिए बहुत सारे। तो ये बहुत मजेदार होती है अगर हम इसको इस्तेमाल करना सीखें और वक्त रहते ही हम उसको इस्तेमाल करें। दूसरा एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, वो है सीटी बजाना। तो उसको कहते हैं सीटी बजाना या ब्लोइंग योर विजल। तो उसमें अगर हम अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या कोई थेरेपिस्ट के साथ या काउंसलर के साथ हम शेयर कर सके हमारा मन के अंदर जो भी फीलिंग चल रही है, गुस्सा आ रहा है, पहले ही थोड़ी सी ही जब चालू हुआ है तब भी हम दूसरे से बात करके उसको अपने अंदर से निकाले। आपने जैसे बोला था अंकिता जी कि वो बढ़ बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता, तो वैसे ही जैसे कुकर की सीटी बजाते हैं, धीरे बजती है, एक सीटी बजती है, थोड़ा प्रेशर निकल जाता है, और एक सीटी बजती है, थोड़ा और प्रेशर निकल जाता है। इसी तरह अगर हम टाइम टू टाइम, वक्त से वक्त हम धीरे एक एक नुस्खे करते जाएं तो ये भर के हमारे अंदर एक ज्वालामुखी नहीं बनेगा और एकदम फूटेगा नहीं। तो सीटी बजाना जो है, ब्लोइंग योर ओन विजल, ये सबसे बढ़िया तरीका है प्रेशर निकालने का अपने अंदर से। बिल्कुल सुनीता जी, बल्कि मैं खुद भी ये करती हूँ जब मेरे पास समय नहीं होता है, या जो मेरी फ्रेंड है वो बिजी है, तो मैं कितनी बार क्या करती हूँ, उनको वॉइस नोट्स भेज देती हूँ। लाइक लिटरली वॉइस नोट ऑन किया और सारा वेंट आउट करा कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये कर रहा है, और फिर करके छोड़ दिया। और फिर उनको जब समय मिलेगा वो तब देखेंगे और फिर वापस आएंगे। बट उस टाइम में क्या होता है कि मेरे मन से निकल गया। और कितनी बार मैं ऐसा भी खुद को बोल देती हूँ कि मुझे बस गुस्सा निकालना था, इसके लिए मैंने ये वॉइस नोट भेज दिया और अभी बात खत्म। अगर तुम्हें नहीं भी रिएक्ट करना मत करो, क्योंकि कितनी बार होता है आप चाहते हैं कोई आपकी बात सुने समझे, पर जरूरी नहीं है उनकी टाइमिंग आपके साथ मैच करे। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप की चीजें निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद को भी वॉइस नोट्स भेजती हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे एक अपने साथ ही ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ मैं हूँ। कितनी बार जब मुझे ऐसा कुछ बोलना होता है या मुझे कुछ शेयर करना होता है या बॉडी से निकालना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, वॉइस नोट ऑन करके खुद को ही बोल देती हूँ। तो मैं ऐसे कंप्लेनिंग करती हूँ कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मुझे ये पसंद नहीं, करके मैं वॉइस नोट छोड़ देती हूँ। तो ये भी एक तरीका है। अगर आप किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं और आपको लगता है कि कोई और नहीं समझेगा, तो आप
खुद के साथ भी बोल के वो चीज निकाल सकता है। और जैसे आपने और भी चीजें बोली सुनीता जी, जैसे जर्नलिंग एंड ऑल, तो ऐसे वेंट आउट करने के बहुत तरीके हैं, तो आप उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी बॉडी में उसको स्टोर मत करिए। जैसे एक और तरीका होता है बॉडी में स्टोर करने का कि हम बोलते हैं कि मैं इसको जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी, या मैं इसको माफ करूंगी लेकिन मैं कभी इसको भूलूंगी नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है एंगर को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखने का, जो ना आपके लिए सेहतमंद है ना किसी और के लिए। जैसे सुनीता जी आपने पहले बोला था कि बॉडी में बीपी बढ़ जाता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, और आप दूसरे के साथ भी आप उसको एक गलती के नजरिए से हमेशा देखते हैं कि ये इंसान गलत है, मेरी जिंदगी में ये इंसान हमेशा गलत रहेगा। टू द एक्सटेंट कि अगर आप उनको कभी भी देखते हैं या उनका नाम सुनते हैं, आपको उतने में ही गुस्सा चढ़ जाता है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो एंगर तो स्टोर्ड है आपकी बॉडी में, तो आपको नया नया कुछ होने की जरूरत ही नहीं है। आप पुरानी चीजों को लेके ही, नाम सुन के ही आप गुस्सा चढ़ा लेते हैं अपने आप को। लेकिन अगेन उससे नुकसान किसको हो रहा है? क्या उनको हो रहा है? नहीं, आपको खुद को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये भी देखना जरूरी है कि आप किस तरह से एंगर को स्टोर करते हैं। और अगर आप उस चीज को भी पहचान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा तरीका आपके लिए सही होगा इस चीज को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ से मैं अपने आज के आखिरी नुस्खे पे आती हूँ सुनीता जी। तो आखिरी नुस्खा है रोशनी चालू करें, यानी कि टर्न ऑन द लाइट। तो इंसानों की दो साइड्स होती हैं, उजाला और अंधेरा, यानी कि लाइट और डार्कनेस। अब लाइट वाला पार्ट तो हम बहुत खुशी से महसूस करते हैं कि मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत जेनरस हूँ, मैं बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ। लेकिन हमारा जो डार्कनेस है, हम उसको कभी भी देखना नहीं चाहते, जिसका एंगर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। या वो जैसे एंगर हो सकता है, जेलसी हो सकता है, शेम हो सकता है। तो ब्रेने ब्राउन का एक वल्नरेबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा टेड टॉक है। तो वहां आप जरूर, अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर देखिए। तो उसमें आप समझते हैं कि एंगर के पीछे इतने सारे इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम उन हिस्सों को देखना ही नहीं चाहते, हम ये पहचानना नहीं चाहते कि मैं जेलस हो सकती हूँ, या मेरे अंदर किसी चीज को लेके शर्म हो सकती है, या हो सकता है मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है, या कोई फियर है मेरे अंदर, तो हम अपने जो अंधेरे वाले हिस्से हैं उनको देखना नहीं चाहते। और क्योंकि हम उन्हें देखना नहीं चाहते तो वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं और गुस्से के रूप में बाहर आते हैं। जो हमारी डार्क साइड है वो भी हमारी जिंदगी में लाइट साइड को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि आप लोनली फील करते हैं या आप एक शेम फील करते हैं, तब तक आप उस चीज के साथ आप डील कैसे करेंगे? और जब तक आप डील नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप गुस्सा कभी आपका ठीक नहीं होगा। तो गुस्से के पीछे का जो रीजन है वो देखना बहुत जरूरी है। और आप अपने आप को परमिशन दीजिए कि मैं पॉजिटिव भी हूँ और मैं नेगेटिव भी हूँ, और हर इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जैसे हम यिन और यांग की बात करते हैं, है ना, हम फेमिनिन मैस्कुलाइन की बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारी ऐसी पोलैरिटी हमारे अंदर होती है, और लाइट और डार्कनेस भी उसी का एक हिस्सा है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है अपने डार्क इमोशंस को पहचानने में। इनफैक्ट हमने इस बारे में बहुत डिटेल में पेरेंटिंग योरसेल्फ वाले एपिसोड में भी बात की थी, जहाँ पे ये जरूरी है देखना कि ये शर्म कहाँ से आ रही है, ये फियर कहाँ से आ रहा है, एंगर का सोर्स क्या है, और अगर एंगर भी है तो एंगर कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप अपने डार्क हिस्से को पहचानेंगे, उसको परमिशन देंगे सामने आने की, तो वहां से आप लाइट की तरफ और बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो आपके ट्रिगर्स हैं, आप जैसे उनको पहचानेंगे, उन पे काम करेंगे, वो निकल जाएंगे। और फिर जब वो निकल जाएंगे तो आप खुद देखिए आपको कितना रिलीफ फील होगा। आप जिन चीजों को पकड़ के बैठे इतने साल से, आप उसको रिलीज कर पाएंगे और आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, ना ही अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जरूर रोशनी चालू करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अपनी पॉजिटिव के साथ अपनी नेगेटिव साइड को भी एक रिस्पेक्ट दे और उसको अप्रिशिएट करे। अंकिता, आपके इसी पॉइंट के साथ मेरा दूसरा अगला वाला नुस्खा है, जिसे हम प्रोनोइया कहते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है, मैं हिंदी में इसका अनुवाद नहीं कर सकती हूँ। ये एक किताब में लिखा गया है, रॉब ब्रेजिन्स्की के किताब का है नाम। ये कहाँ से आया है? इसका पहला उल्टा वाला जो आपने बोला, डार्क साइड, ये हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। वो आता है पैरानोया से। पैरानोया एक अंग्रेजी शब्द है जिसमें हमको हर चीज, हर इंसान, हर आदमी, हर
सिचुएशन से डर लगता है और हमको ऐसा लगता है जैसे सब लोग हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। तो ये जो पैरानोइया है, ये कई लोगों को इस गुस्से का बहुत बड़ा कारण हो जाता है और इसके कारण उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये आदमी उनके पीछे पड़ा हुआ है या ये सिचुएशन इस तरह से उनको तंग कर रहा है, पर वो अपने मन में एक कहानी गढ़ लेते हैं और वो कहानी को पैरानोइया कहते हैं। और उसी चीज का जो लाइट साइड है वो ये रॉब ब्रेजनी ने लिखा हुआ है एक किताब में जिसे प्रोनोइया कहते। ये प्रोनोइया जो है एक अपना मानसिक स्थिति बनाने का जिसमें हम होप, पॉजिटिविटी इसको ज्यादा महत्व देने लगे और हम सोचे कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो भी सिचुएशंस है, ये सब हमारी मदद कर रहे हैं, ना कि हम लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए काम कर, हमारे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को मदद कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रोनोइया। और इसी चीज के ऊपर एक बहुत थोड़ी सी पुरानी मूवी है शाहरुख खान की, ओम शांति ओम कर, जिसमें उसका एक बहुत फेमस डायलॉग था। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये प्रोनोइया का एक तरीका है जिसमें हम ये समझें कि ये सारी कायनात, जो हमारे आसपास लोग हैं, जो भी स्थितियां, ये सब हम लोगों को मदद करने के, तो ये बहुत एक पॉजिटिव नजरिया रखने का एक बहुत आसान सा नुस्खा है। जी सुनीता जी, इनफैक्ट इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब आपका बॉस आप पे चिल्ला रहा है या कुछ आपसे गुस्सा कर रहा है, तो जब आप उसमें भी प्रोनोया को लगाएंगे तो आप उसमें भी देख पाएंगे कि ये मेरी दुनिया में क्यों दिख रहा है, ऐसा क्या है मेरे अंदर, ऐसा क्या है जो ऐसा बिहेवियर अट्रैक्ट कर रहा है, और उससे आप अपने परेशानी का रीजन ढूंढ पाएंगे। और वो भी आपको ना ही एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेगा बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने में भी मेहनत करेगा। तो ना ही अच्छी सिचुएशंस में आप प्रोनोया को देखिए, बट बल्कि बुरी सिचुएशंस में भी आप ये विश्वास रखिए कि ये सिचुएशन भी किसी ना किसी तरह से मुझे आगे ही बढ़ाने के लिए आई है। तो जब वो विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्वीकार करने का है कि हाँ, हमारे पास डार्क साइड भी है, लाइट साइड भी है, और पैरानोइया भी हो सकता है और प्रोनोइया भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा, ये क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर, एंगर के ऊपर। मैंने तो आपसे बहुत सीखा अंकिता, और कई चीजें जो आपने बोली हैं मैं अपने जिंदगी में अमल करने वाली हूँ। इसी से हम आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आशा है कि आपको कोई इस पॉडकास्ट में कुछ सहानुभूति, समझ और नए रास्ते मिले होंगे, नए नुस्खे मिले होंगे, जिससे आपकी जिंदगी में आप गुस्से के साथ कैसे उसको काबू में ला सके या उसके साथ किस तरह से अपने आप को बदल सके, आपकी जिंदगी में ये नुस्खे कैसे ढाल सके। ये जरूर आप हमारे कमेंट में सेक्शन में लिख के हमें बताएं कि आप किस तरह से ढाल रहे हैं अपनी जिंदगी में, ताकि हमारी पूरी खुशी की ओर वाली कम्युनिटी उसका फायदा उठा सके। इस एपिसोड को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नए इस तरह के बहुत ज्ञानपूर्वक एपिसोड आपको सबसे पहले मिलते रहे। हमारे इस प्रयास में कुछ लोगों का हाथ है जिनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार। जूम रिकॉर्डिंग्स, वंडर शेफ फिल्मोरा, कैनवा, ऑफोनिक। हमारे इस एपिसोड की धुन है हैंडक्राफ्ट बाय ऑडियो स्टॉक। आपको ये एपिसोड यूट्यूब, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, जियो सावन के माध्यम से पहुंच रहा है। हमसे आप इंस्टाग्राम पे @खुशी की ओर यानी कि @KHUSHIKIOAR और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट अंत करना प्रोडक्शंस की पेशकश है। हमसे जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए खुशी की ओर।